हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 10 है। यहां पर हम लोग यूरोप, भूमि और जलवायु अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर यूरोप महाद्वीप का मैप दिया गया है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में यूरोप का छठा स्थान है। यूरोप का जो क्षेत्रफल है लगभग 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के संपूर्ण भू क्षेत्र का लगभग 6.7% है। देखिए, यूरोप के उत्तर में जो है उत्तरी ध्रुव महासागर पड़ता है, यानी इसके उत्तर में जो है इस साइड में जो है उत्तरी ध्रुव महासागर पड़ता है। दक्षिण में इसके जो है भूमध्य सागर है, दक्षिण में साइड में इसके जो है मेडिटेरियन सी या फिर भूमध्य सागर है। और इसके पश्चिम में जो है अटलांटिक महासागर है, यानी इस साइड में जो है इसके अटलांटिक महासागर है। देखिए, अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड एटलस या विश्व भूगोल वाला मैप है, अगर आप इनको उठाकर देखें तो आप ये पाएंगे यूरोप महाद्वीप का जो भूखंड है और एशिया महाद्वीप का जो भूखंड है ये आपस में जुड़ा हुआ है। तो कई बार क्या है, कई बार भूगोल विविधता इन दोनों को मिलाकर यूरेशिया महाद्वीप पढ़ते हैं। हालांकि यूरेशिया महाद्वीप इसको कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यूरोप के जो सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास हैं या फिर एशिया के जो सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास हैं, इन दोनों में अंतर है। इसी वजह से यूरोप को एक पृथक महाद्वीप माना गया है और एशिया को एक पृथक महाद्वीप माना गया है। तो पूर्व में बताया गया कि पूर्व में यूराल पर्वत, कॉकेसस पर्वत और कैस्पियन सागर इसे जो है एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके पूर्व में यूराल पर्वत है, इधर कैस्पियन सागर है और इधर कॉकेसस पर्वत है। तो ये तीनों ही संरचनाएं जो है इसको जो है एशिया महाद्वीप से पृथक करती हैं। यूरोप का जो अधिकांश भाग है समुद्री समकारी प्रभाव का अनुभव करता है, क्योंकि समुद्र का विस्तार इसके आंतरिक भागों तक है। यानी कहने का मतलब ये है कि समुद्र की जो विशाल भुजाएं हैं इसके अंदर तक प्रवेश कर गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ की जलवायु काफ़ी ज़्यादा कठोर ना होकर काफ़ी ज़्यादा मृदुल जलवायु है, क्योंकि यहाँ की जलवायु पर समुद्र के समकारी प्रभाव का असर पड़ता है। यूरोप में अनेक प्रायद्वीप और द्वीप हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसकी तटरेखा जो है बहुत ही ज़्यादा दंतुरित है। दंतुरित का मतलब कटी छटी है, ठीक है। इसकी तटरेखा काफ़ी ज़्यादा दंतुरित होने की वजह से यहाँ प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तनों के लिए अनेक आदर्श दशाएं हैं, और इसी वजह से यूरोप में काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तन जो है पाए जाते हैं। इस महाद्वीप के आसपास के स्थित अधिकतर खाड़ियाँ और सागर जो हैं ये भी उथले हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा गहरे नहीं है बल्कि उथले हैं। और इसी कारण यहाँ का जो मत्स्य क्षेत्र है संसार के सर्वोत्तम मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। क्योंकि जो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके आसपास समुद्र है और समुद्र में यहाँ के जो समुद्र है काफ़ी ज़्यादा गहरे नहीं है बल्कि यहाँ उथले समुद्र हैं। तो यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो मत्स्य उद्योग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फला फूला और विकसित हुआ है। इसके बाद यूरोप का राजनीतिक विभाजन आता है, तो हम यहाँ पर इसके राजनीतिक विभाग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यूरोप के उत्तरी भाग में स्कैंडिनेवियन देश हैं। यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इस लाइन के भीतर जो जो देश आएंगे वो यहाँ के स्कैंडिनेवियाई देश हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस लाइन के भीतर जो है 5 देश आ रहे हैं और इन 5 देशों को स्कैंडिनेवियन देश बोला जाता है। इसमें आइसलैंड शामिल है, नॉर्वे शामिल है, स्वीडन शामिल है, फिनलैंड शामिल है और डेनमार्क शामिल है। हालांकि स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में भौगोलिक रूप से 3 देश शामिल हैं। इसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आते हैं, लेकिन इसमें भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर आइसलैंड और डेनमार्क को भी शामिल कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर 5 देश जो हैं इन्हें स्कैंडिनेवियाई देश बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्कैंडिनेविया में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आप बता पाएंगे आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड जो है इन्हें स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया को बाल्टिक राज्यों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये रहा आपका एस्टोनिया, इधर रहा आपका लातविया और ये रहा आपका लिथुआनिया। चूंकि ये तीनों देश जो है बाल्टिक सी के किनारे पड़ते हैं तो इनको जो है बाल्टिक देश बोला जाता है। मैं यहाँ पर जूम करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप देख पाएं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर यहाँ पर एस्टोनिया है, फिर लातविया है, फिर लिथुआनिया है। तो ये तीनों जो है बाल्टिक सी के किनारे पड़ते हैं, इसी वजह से इनको बाल्टिक देश कहा जाता है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को लोलैंड कंट्री या फिर निम्न भूमि के देश कहा जाता है। ठीक है, ये रहा आपका बेल्जियम, इधर रहा आपका जो है नीदरलैंड और यहाँ पर आपका रहा जो है लग्जमबर्ग। तो इन तीनों देशों को लोलैंड कंट्री, यानी इनके पास अपनी खेती की जो कि जमीन बहुत कम है, इसी वजह से यहाँ पर इनको नो लैंड कंट्री भी कहा जाता है, निम्न भूमि का देश भी इनको कहा जाता है। मैंने यहाँ पर जूम करके दिखा दिए हैं तीनों देश। सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, कोसोवो को बाल्कन राज्य कहते हैं। देखिए, ये यूरोप के जो हैं ये यूरोप के दक्षिण पूर्व में पड़ने वाले देश हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, इस साइड से ये सब देश जो आप देख पा रहे हैं, ये सब देशों को इनको बाल्कन राज्य कहा जाता है।
जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसमें सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, कोसोवो ये शामिल हैं, जिनको बाल्कन राज्य कहा जाता है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि इटली और ग्रीस जो हैं दक्षिणी यूरोप के दो देश हैं जो कि अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाल रंग में, ये इटली रहा और ये ग्रीस रहा। तो ये दोनों ही देश जो हैं दक्षिणी यूरोप में पड़ते हैं और ये अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। वेटिकन सिटी जो है ये इटली में ही पड़ता है। ये भी अपने आप में एक स्वतंत्र देश है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर रेड सर्कल किया है, मैं यहाँ पर जूम करके दिखा दूंगा। तो वेटिकन सिटी एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य है और यह रोम नगर के ही एक भाग में ये स्थित है। वेटिकन सिटी में रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है और पोप का जो है निवास स्थान भी है। तो मैं यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेटिकन सिटी है और ये इटली में ही पड़ता है। आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्पेन व पुर्तगाल देश स्थित हैं। देखिए ये वाला जो प्रायद्वीप है इसको आइबेरिया प्रायद्वीप बोला जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आइबेरिया प्रायद्वीप के जो है पश्चिम में यहाँ पर पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल देश पड़ता है। इसके पूर्व में जो स्पेन है। तो आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्पेन व पुर्तगाल देश स्थित हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग देशों को बेनेलक्स कहा जाता है। देखिए जैसा कि अभी हमने दिखाया था, ये जो देश हैं बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन तीनों को मिलाकर बेनेलक्स भी कहा जाता है। यूरोप के उत्तर पश्चिम में जो है ब्रिटिश द्वीप समूह अवस्थित है। तो ब्रिटिश द्वीप समूह में आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन नाम के दो मुख्य द्वीप और अनेकों छोटे छोटे द्वीप सम्मिलित हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आयरलैंड द्वीप समूह है और इधर जो है ये ग्रेट ब्रिटेन द्वीप समूह है और इनमें अनेक छोटे छोटे अन्य द्वीप समूह भी शामिल हैं। तो आयरलैंड में जो है उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य शामिल है, यानी इसमें जो है उत्तरी आयरलैंड ये वाला पार्ट और आयरिश गणराज्य ये शामिल है। देखिए आयरिश गणराज्य जो है अपने आप में स्वतंत्र देश है, जबकि यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड वाला जो पार्ट है ये जो है यूके का पार्ट है, यूके देश में ही आ जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड से मिलकर बनता है। ये ग्रेट ब्रिटेन जो है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर बनता है। वहीं यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन यानी कि स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर यूके बनता है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से पार्ट शामिल हैं। ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड शामिल हैं। वहीं यूके में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड के अलावा उत्तरी आयरलैंड शामिल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यूरोप के भौतिक लक्षण आ जाते हैं। देखिए यूरोप को जो है 4 प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया है। इसमें उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियाँ, यानी ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं आइलैंड और जो ब्रिटेन द्वीप समूह है, इधर आपका जो है स्कैंडिनेवियाई देश है, तो ये मिलाकर जो है यहाँ पर उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियों का पार्ट बनाते हैं। इसके बाद आ जाता है यूरोप के उत्तरी मैदान, यानी ये वाला जो मैदान आप देख पा रहे हैं इसको यूरोप का उत्तरी मैदान कहते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, यानी ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसके नीचे, इसको मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ बोला जाता है। और दक्षिण में जो है आल्प्स पर्वतमाला है, दक्षिण में ये वाला जो पार्ट है इसको आल्प्स पर्वतमाला बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियों की। तो यूरोप के सुदूर उत्तर में उच्च भूमियों का एक प्रदेश है। तो ये उच्च भूमियाँ जो है फिनलैंड से लेकर स्वीडन, नॉर्वे और ब्रिटिश द्वीप समूह से होती हुई आइलैंड तक ये फैली हुई हैं। इस उच्च भूमि के उत्तरी भाग को जो है फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड कहा जाता है, यानी इसका जो उत्तरी भाग है इसको फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड कहा जाता है। देखिए शील्ड की जो चट्टानें हैं यूरोप की सबसे पुरानी अनावृत चट्टान है। अनावृत का मतलब होता है उधड़ा हुआ, ऊपर से हटी हुई चट्टानें जो होती हैं, ऊपर से जो उनकी जो परत हट जाती है उनको अनावृत या उधड़ी हुई चट्टानें कहा जाता है। जहाँ पर हिमानियों ने अवसादी चट्टानों को काट काट कर हटा दिया है। इनके ऊपर जो अवसादी चट्टानें थी उन अवसादी चट्टानों को यहाँ की जो हिमानियों की परत है, यानी जो बर्फी परत है, उसने इन्हें हटा दिया है। इसी वजह से ये अनावृत चट्टानें हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इस क्षेत्र में जो है धात्विक खनिज जैसे लोहा और तांबा जो है काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड में जो है धात्विक खनिज तो पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो अवसादी चट्टानें हैं, इन अवसादी चट्टानों से संबंधित यहाँ पर जो जीवाश्म ईंधन वाले निक्षेप हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर केवल धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इस शील्ड के पश्चिमी भाग में मोड़ पड़ गए हैं जिन्होंने पर्वतों का रूप ले लिया, यानी इसके पश्चिमी भाग में यहाँ पर मोड़ पड़ने की वजह से यहाँ पर पर्वतों का रूप इन्होंने ले लिया है। नॉर्वे के तट पर ये अटलांटिक महासागर तक जा पहुंचे हैं, जिससे यहाँ पर क्या है फ्योर्ड बन गए, यानी ये पर्वत हैं पश्चिमी साइड में, ये कहाँ तक पहुंच गए हैं, नॉर्वे के तट तक पहुंच गए हैं। और नॉर्वे के तट तक पहुंचने की वजह से यहाँ पर फ्योर्ड बन गए हैं। अब देखिए फ्योर्ड क्या होता है। फ्योर्ड जो है हिमानियों के द्वारा निर्मित गहरी घाटियाँ होती हैं जिनमें अब सागर का जल भर गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि फ्योर्ड जो है हिमानियों के द्वारा बनने वाली गहरी घाटियाँ होती हैं, जिनको फ्योर्ड कहा जाता है। विश्व में फ्योर्ड तटों का संकेंद्रण जो है सबसे ज़्यादा नॉर्वे में है। ये कई बार पूछा जाता है विश्व में सबसे ज़्यादा फ्योर्ड तट जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, ये नॉर्वे देश में पाए जाते हैं, यानी कि नॉर्वे में पाए जाते हैं।
इसके बाद बात करते हैं यूरोप के उत्तरी मैदान की। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये मैदान जो है पूर्व में यूराल पर्वतों से लेकर पश्चिम में अटलांटिक तक ये फैले हुए हैं, यानी कि यहाँ पर इस साइड से लेकर, यहाँ से लेकर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक ये फैले हुए हैं। इनके पश्चिमी विस्तार को ब्रिटिश द्वीप समूह में भी देखा जा सकता है। इनका जो पश्चिमी विस्तार है उसका कुछ कुछ पार्ट यहाँ पर ब्रिटिश द्वीप समूह में भी देखा जा सकता है। देखिए ये मैदान जो है पूर्वी भाग में सबसे अधिक चौड़े हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस साइड में इनकी चौड़ाई ज़्यादा है, इस साइड में इनकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, और वहीं पश्चिमी भाग में ये धीरे धीरे सक्रिय होते चले गए। यानी पश्चिमी भाग में आते आते यहाँ तक इनकी चौड़ाई जो है कम हो जाती है। इनके उत्तर में श्वेत सागर और उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियाँ हैं। इनके उत्तर में जो श्वेत सागर पड़ता है और इधर जो है उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियाँ पड़ती हैं, और वहीं दक्षिण में जो है मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ हैं। दक्षिण में साइड में जो है मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ यहाँ पे पड़ती हैं। देखिए ये जो मैदान है, उत्तरी जो मैदान है, यह मैदान प्राचीन काल से एक कृषिगत क्षेत्र रहा है जो सामान्यतः समतल है, लेकिन कहीं कहीं पर यहाँ मैदान जो उर्मिल, यानी उर्मिल का मतलब थोड़ा बहुत उठा हुआ, उर्मिल या तरंगित भी हो गया है। कहीं कहीं पर पहाड़ियाँ भी जो है अपर्दित होकर द्रोणियों में बदल गई हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर लंदन और पेरिस की द्रोणियाँ जो है इसी का एग्जाम्पल हैं। लंदन और पेरिस की द्रोणियाँ ऐसी ही द्रोणियाँ हैं। इस मैदान में राइन और सीन जो हैं ये दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो क्रम से उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराती हैं। देखिए राइन नदी जो है उत्तरी सागर में, ये आपका नॉर्थ सी रहा। राइन नदी जो इस साइड में अपना जल गिराती है, और जो सीन नदी है ये इंग्लिश चैनल में। देखिए ये जो चैनल आप देख पा रहे हैं यूके और फ्रांस के बीच में जो चैनल ये पड़ता है इसको इंग्लिश चैनल कहा जाता है। तो यहाँ पर सीन नदी जो है इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराती है, वहीं राइन नदी जो है उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। राइन नदी अपनी दरार घाटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। डैन्यूब, नीपर, डॉन और वोल्गा जो हैं यहाँ की अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इस मैदान में कई स्थानों पर उत्तम कोटि के जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के निक्षेप भी पाए जाते हैं। इन निक्षेपों का विस्तार जो है उत्तरी सागर में भी है। इन निक्षेपों का विस्तार जो है उत्तरी सागर में नॉर्थ सी तक पाया जाता है। इसके बाद आ जाता है मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ। तो मध्यवर्ती उच्च भूमियों में विविध प्रकार के पर्वत, पहाड़ियाँ और पठार ये शामिल हैं। इसमें फ्रांस का मध्यवर्ती पठार सेंट्रल मैसिफ और जूरा पर्वत, ये सेंट्रल मैसिफ पठार जो है फ्रांस में पड़ता है, जूरा पर्वत भी फ्रांस में पड़ता है। स्पेन और पुर्तगाल का मैसाटा का पठार, स्पेन और पुर्तगाल में जो है मैसाटा का पठार पड़ता है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और चेक तथा स्लोवाक की कई कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियां भी इसी प्रदेश के भाग हैं। इस प्रदेश से होकर बहने वाली दो प्रमुख नदियां हैं। राइन जो है उत्तर की ओर बहती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। राइन नदी जो है उत्तर की ओर बहती हुई अपना जल गिराती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। राइन नदी उत्तर की ओर बह रही है और नॉर्थ सी में, यानी कि जो आपका उत्तरी सागर है उसमें अपना जल गिरा रही है। और वहीं रोन नदी जो है दक्षिण की ओर बहती है। देखिए ये जो नदी है आप देख पा रहे हैं, रोन नदी, ये दक्षिण की ओर बहती हुई मेडिटेरियन सी में अपना जल गिराती है, भूमध्य सागर में अपना जल गिरा रही है। इन दोनों नदियों को एक नहर के द्वारा जोड़ दिया गया है। इन नदियों से होकर महाद्वीप के आर पार की यात्रा की जा सकती है। देखिए ये दोनों ही नदियां जो है नौगम्य नदियां हैं, यानी इनमें नावें चलाई जाती हैं। इसके बाद आ जाती है आल्प्स पर्वतमाला या अल्पाइन श्रेणी, जो कि यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में पड़ती है, इस साइड में पड़ती है। इसको आल्प्स पर्वतमाला या फिर अल्पाइन श्रेणी भी कहा जाता है। तो यूरोप के दक्षिण में अल्पाइन पर्वतों की श्रृंखला पाई जाती है। ये देखिए अल्पाइन पर्वत जो है ये नवीन मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। इनका विस्तार जो है अटलांटिक महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक, यानी इस साइड से लेकर अटलांटिक महासागर इस साइड में पड़ रहा है, पश्चिम में पड़ रहा है, और यहाँ से लेकर कैस्पियन सागर तक, कैस्पियन सागर इस साइड में पड़ रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका विस्तार है। और यहाँ से आगे इस श्रृंखला का विस्तार एशिया में भी देखने को मिलता है। आल्प्स पर्वत जो है इनके मध्यवर्ती भाग में स्थित है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आल्प्स पर्वत जो है इनके मध्यवर्ती भाग में पड़ता है। माउंट ब्लांक, जिसकी ऊंचाई है 4807 मीटर, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि यूरोप की दूसरी और फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी है। यानी माउंट ब्लांक जो है आल्प्स पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, और ये यूरोप की जो है दूसरी, और जबकि फ्रांस की जो है पहली सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको याद रखना है, कई बार ये पूछा गया है। आल्प्स पर्वतमाला का जो विस्तार है ये कई देशों में है, और इन देशों को अल्पाइन देश कहा जाता है। जिन जिन देशों में आल्प्स पर्वत फैले हुए हैं इन देशों को अल्पाइन देश कहा जाता है। तो अल्पाइन देशों में ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मोनाको, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein ये शामिल हैं। इस पर्वत से जो है अनेक नदियों का उद्गम होता है, जिसमें राइन, रॉन और पो नदियां प्रमुख नदियां हैं। पिरेनीज, कार्पेथियन और कॉकेसस जो हैं अन्य महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं। यानी आल्प्स के अलावा भी अन्य कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें पिरेनीज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पिरेनीज पर्वत है, पिरेनीज है, कार्पेथियन है, कार्पेथियन माउंटेन्स ही पाई जाती हैं, कार्पेथियन माउंटेन्स हैं, फिर कॉकेसस माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ अन्य प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। देखिए यूरोप का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रुस, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5642 मीटर है। तो यह जो पर्वत शिखर है कॉकेसस पर्वत श्रेणी में पड़ता है। इसका विस्तार जो है रूस, आर्मेनिया, जॉर्जिया
और अजरबैजान में है। ये पर्वत श्रेणियां जो है सामान्यतः एक दूसरे के समानांतर मोड़ बनाती हुई फैली हुई हैं, यानी कि ये पर्वत श्रेणियां जो हैं वलन पड़ने की वजह से ये पर्वत श्रेणियों का इनका विकास हुआ है। अब यहाँ की जलवायु और वनस्पति की बात की गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यूरोप महाद्वीप का विस्तार जो है उच्च अक्षांशों में है। तो यूरोप महाद्वीप का अधिकतर भाग जो है शीतोष्णकटिबंध में फैला हुआ है और उच्च अक्षांशों में स्थित होने पर भी यहाँ की जलवायु काफी ज्यादा मृदुल है। तो जलवायु मृदुल होने के यहाँ पे कुछ कारक बताए गए हैं, किन कारणों की वजह से यहाँ की जलवायु मृदुल है वो बताया गया है। इसकी जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें उच्चावच है, सागरों से निकटता है, पछुआ पवनें हैं और उत्तर अटलांटिक प्रवाह है, जिसकी वजह से यहाँ की जलवायु जो है कठोर ना होकर मृदुल है। सबसे पहले बात करेंगे पछुआ पवनों की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पश्चिम की ओर से चलने वाली जो पवनें होती हैं उनको पछुआ पवन कहा जाता है। तो यूरोप का जो विस्तार है पछुआ पवनों की पेटियों में है और ये पवनें जो हैं दक्षिण पश्चिम से ही चलती हैं, यानी यूरोप का दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा, ये होगा, यानी ये पवनें जो इस साइड से चलती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरोप में किसी भी पर्वत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण में नहीं है, यानी यूरोप में कोई भी पर्वत जो है इस तरह से उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ नहीं है। इसी वजह से पछुआ पवनों के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं है। तो कोई भी रुकावट ना होने की वजह से ये पवनें जो है यूरोप के आंतरिक भागों तक पहुंच जाती हैं और यूरोप के आंतरिक भागों के तापमान को मृदुल बनाती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और तापमान को ये मृदु बनाती हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के गर्म जल के प्रभाव को पछुआ पवनें स्थल भागों पर अंदर तक ले जाती हैं। देखिए उत्तर अटलांटिक प्रवाह का जो गर्म जल है ये पश्चिमी यूरोप के तटों के जो सागर हैं इन सागरों के पानी को जमने नहीं देता है और इस प्रवाह के जो गर्म प्रभाव को जो है पछुआ पवनें जो है स्थल भागों तक अपने साथ ले जाती हैं और ये पवनें जो है इसी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के जो नमी है उस नमी को अपने साथ जब धारण करती हैं उस नमी को धारण करने की वजह से ये पवनें जो है अंदर के भागों में अच्छी खासी वर्षा भी कर पाती हैं। देखिए ये पवनें जो है स्थायी रूप से चलती हैं। इन पवनों के स्थायी रूप से चलने के कारण लगभग पूरे साल यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है और यह वर्षा सामान्यतः पश्चिमी भागों में अच्छी होती है और पूर्व की ओर इसकी मात्रा घटती जाती है, यानी वर्षा सबसे ज्यादा इस साइड में होती है और जैसे जैसे पूर्व में आप बढ़ते जाएंगे, साइड में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है। पश्चिमी यूरोप में पछुआ पवनों और समुद्र से निकटता के कारण ग्रीष्म ऋतु जो है कौष्ण होती है और शीत ऋतु यहाँ पर शीतल रहती है। तापमान जो है पूरे वर्ष प्राय एक समान रहता है, वर्षा भी लगभग पूरे वर्ष यहाँ पर होती रहती है। इस प्रकार की जो जलवायु है इसको महासागरीय जलवायु का विशिष्ट रूप कहा जाता है और इसे यहाँ पर पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। इस प्रकार की जो जलवायु है ये महासागरीय जलवायु का ही एक विशिष्ट रूप है और इसे यहाँ पर पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु कहते हैं। आगे बताया गया है कि महासागरों का समताकारी प्रभाव जो है पूर्व की ओर घटता जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूरोप के पश्चिम में तो महासागर पड़ते हैं, तो पश्चिम में महासागर पड़ने की वजह से जो पश्चिमी पार्ट है पश्चिमी पार्ट पर तो समुद्र की समकारी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे यहाँ पे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे पूर्व और मध्य वाला जो पार्ट है यहाँ पर समुद्र का जो समकारी प्रभाव है कम होता जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है। तो बताया गया कि परिणाम स्वरूप मध्य और पूर्वी यूरोप में ग्रीष्म ऋतु गर्म और शीत ऋतु जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और वर्षा भी यहाँ पर कम होती है। ऐसी जलवायु जिसके वार्षिक तापांतर में बड़ी भिन्नता रहती है और हल्की वर्षा होती है महाद्वीपीय जलवायु कहलाती है। यानी यहाँ पर क्या गर्मियों में गर्मी भी पड़ती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। इसी वजह से मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप की जलवायु जो है ये महाद्वीपीय जलवायु बोली जाती है। अब बात करते हैं दक्षिणी यूरोप की, यानी ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं भूमध्य सागर से लगा हुआ जो पार्ट है इसको दक्षिणी यूरोप कहा जाता है। तो दक्षिणी यूरोप ग्रीष्म ऋतु में अपतट पवनों के प्रभाव उसके क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ पर जो है मेडिटेरियन सी से भूमध्य सागर से चलने वाली जो पवनें हैं इनके प्रभाव में आ जाता है। यहाँ पर जो है केवल वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है, यानी यहाँ पर जो वर्षा है केवल शीत ऋतु में होती है। ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर लंबी गर्म और शुष्क होती है। शीत ऋतु जो है कौष्ट यानी गर्म और आर्द्र होती है। इस प्रकार की जलवायु जहाँ पर वर्षा सर्दियों में होती है इसे जो है भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। क्योंकि यूरोप का जो दक्षिणी पार्ट है ये भूमध्य सागर के ऊपर लगता है, इसी वजह से यहाँ पर जो है भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव देखा जाता है। अब बात करते हैं इसके उत्तरी पार्ट की। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके उत्तरी पार्ट से यहाँ से जो है 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक वृत्त यहाँ से जाता है। तो आर्कटिक वृत्त जाने की वजह से इसके उत्तरी पार्ट की जलवायु जो है बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो यहाँ पर आर्कटिक वृत्त के उत्तर की जो जलवायु है बहुत ज़्यादा ठंडी है। वर्षण जो है यानी वर्षा की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर जो वर्षण होता है यानी वर्षा जो होती भी है वो हिम के रूप में होती है। ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर बहुत छोटी होती है, लंबे दिनों वाली और कौष्ट होती है। यानी ग्रीष्म ऋतु जो है छोटी होती है, लंबे दिन वाली होती है और गर्म होती है। यहाँ पर कुछ समय के लिए आधी रात में भी सूर्य दिखाई पड़ता है। देखिए चूंकि ये स्थान जो है नॉर्थ पोल के करीब करीब आ जाता है, इस वजह से यहाँ पर क्या है कई बार क्या है
कई बार यहाँ पर सूर्य जो है आधी रात में दिखाई देता है। यानी यहाँ पर जो है 6 महीने वाला दिन और 6 महीने वाला रात वाला जो कॉन्सेप्ट है, इन नॉर्वे वगैरह जो देशों में काफ़ी लंबे लंबे दिन और काफ़ी लंबी लंबी रातें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये स्थान जो है नॉर्थ पोल के पास में पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर ऐसा बोला गया है। वर्षा के अधिकतर महीनों में भूमि जो है बर्फ से ढकी रहती है और इसे टुंड्रा जलवायु कहते हैं। यानी यहाँ की जो जलवायु है टुंड्रा जलवायु है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है और ऐसी जलवायु को टुंड्रा जलवायु कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त के उत्तरी भागों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। जैसा कि अभी हमने देखा था, ये आर्कटिक वृत्त यहाँ से जा रहा है, तो इसके उत्तरी पार्ट में यहाँ पर टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलती है। टुंड्रा वनस्पति में यहाँ पर केवल लाइकेन, काई और बौने पेड़ ही यहाँ पर उग पाते हैं। टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में टैगा वनों का विस्तार है, यानी इसके दक्षिण में यहाँ पर टैगा वनों का विस्तार है। और ये जो प्रदेश है यह शंकुधारी वृक्षों का प्रदेश है। देखिए, टैगा वनों के वृक्ष जो हैं लंबे, सीधे और शंकु जैसी आकृति के समान होते हैं। तो चीड़, स्प्रूस और देवदार जो हैं यहाँ के सामान्य वृक्ष हैं। इन वनों में समूरधारी जानवर पाए जाते हैं। समूरधारी का मतलब फर वाले जानवर, जिनके शरीर पर फर होते हैं। ठंड से बचने के लिए जिन जानवरों के शरीर पर फर होते हैं उन्हें समूरधारी जानवर कहा जाता है। तो सेबल, मिंक और गिलहरी जो हैं इनमें से प्रमुख यहाँ के जानवर हैं। टैगा वनों के दक्षिण में जो है मिश्रित वनों की पेटी पाई जाती है। यानी इस साइड में बताया गया, इस साइड में यहाँ पर मिश्रित वनों की पेटी पाई जाती है। इन वनों में कुछ जो है शंकुधारी पेड़ भी होते हैं, लेकिन चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वृक्षों की यहाँ प्रधानता है। यानी ऐसे वृक्ष जो कि वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं, वो वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। बांज, ऐश और पॉपुलर जो हैं इस प्रदेश में सामान्य रूप से पाए जाने वाले वृक्ष हैं। यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत घास भूमियाँ हैं। यानी यूरोप का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, ये इस साइड वाला जो भाग है, इस साइड वाले भाग की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है विस्तृत घास भूमियाँ हैं और इन्हें जो है स्टेपी कहा जाता है। देखिए, स्टेपी जो है यूरोप की शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ हैं जो कि यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित हैं। उत्तर अमेरिका के प्रेरी की तुलना में यहाँ की जो घास है ये छोटी होती है और यह घास भूमि जो है रोमानिया में डेन्यूब नदी की घाटी से लेकर पूर्व में यूक्रेन तक फैली हुई है। देखिए, ये जो घाटी है ये खास करके गेहूं के उत्पादन के लिए या कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि स्टेपी जो घास के मैदान है ये खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त हैं, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर यूक्रेन वगैरह देशों में गेहूं की सर्वाधिक खेती की जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों की बात करें, यानी यूरोप के दक्षिण की पार्ट की बात करें, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में वृक्षों को ग्रीष्म ऋतु में बहुत दिनों तक सूखे का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इनका आकार छोटा और जड़ें जो है लंबी हो गई हैं। इनकी पत्तियां जो है छोटी छोटी और चमकदार होती हैं। तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों के जो वृक्ष होते हैं, इन वृक्षों में जैतून, अंजीर, अंगूर और संतरे जो हैं इस प्रदेश के सामान्य रूप से पाए जाने वाले मुख्य फल हैं। यानी यहाँ पे बताया गया है कि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में कौन कौन से वृक्ष उगते हैं। जैतून के पेड़, अंजीर, अंगूर और संतरे के पेड़ यहाँ पर उगते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।